जब दफन हो नहीं पाता तो शायरी बन जाती है, ये मेरा ख्याल नहीं है, कतई नहीं, मेरा ऐसा ख्याल हो ही नहीं सकता। ये ख्याल है उस एक शख्सियत का, उस एक मेहमान का जो आज के सैटरडे स्पेशल में हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ रूबरू रहेंगे। ये ऐसी एक शख्सियत है जिन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सहा, काफ़ी जदोजहद के मराहिल तय करने के बाद उन्होंने अपना एक आला और बेहतरीन मकाम हासिल किया हिंदुस्तानी सिनेमा में और अदबी हलकों में भी। ये है शायर, नगमा निगार और गीतकार लेखक तनवीर गाजी साहब। तनवीर गाजी साहब की पिंक फिल्म में उनकी लिखी शायरी, उनके लिखे नगमे सच चढ़ के बोले, अक्टूबर फिल्म में, हेट स्टोरी में और भी कई दीगर फिल्मों में इन्होंने बहुत ही बेहतरीन नगमे हमें दिए हैं और इन्होंने कई सारे इंटरनेशनल अवार्ड्स और कई सारे दीगर अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। एक और बात यहाँ कहना चाहूँगी कि गालिब साहब कहते हैं इश्क खलल है दिमाग का, लेकिन ये जनाब कुछ और ही कहते हैं। ये कहते हैं कि इश्क आपको बावला ज़रूर बनाता है लेकिन आपको कमीना होने नहीं देता। क्यों ऐसा ये सब कह रहे हैं, ये आज हम तफसीली तौर पर इनसे जानेंगे। और ये पता है किस में उन्होंने कहा है, इस एक किताब में उन्होंने कहा है जो हाल ही में हमारे सामने आई है, जिसका नाम है इश्क मुसाफिर। इश्क में मुसाफिरी हमेशा से रहे लेकिन इश्क से इन्होंने बेइंतहा मोहब्बत की है और इश्क ने इन्हें नाकाम नहीं होने दिया बल्कि इन्हें कामयाब बना दिया क्योंकि इन्होंने इश्क से बेइंतहा मोहब्बत की है। तनवीर गाजी साहब हमारे साथ इस वक्त ऑनलाइन जुड़े हैं। चलिए इनसे और भी बातें करते हैं और इनसे ये भी जानेंगे कि इश्क मुसाफिर क्यों है और इस किताब में और इन्होंने क्या क्या दिखाया और बताने की कोशिश की है। कम ऑन, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तनवीर गाजी साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है दिल से सैटरडे स्पेशल में। कैसे मिजाज है आपके? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया और बहुत अच्छा हूँ और आपकी दुआएं हैं। लगता है आपने लुक अपना चेंज किया है, बिल्कुल अलग लग रहे हैं आप। हाँ, वेट थोड़ा लूज किया है और थोड़ा पर्सनालिटी पे वर्क किया थोड़ा। मेरे एक है वेद जी हैं, उन्होंने मुझे थोड़ा सा मेरा कहा कि आप अपने आप को चेंज कीजिए, तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया। अच्छा, तो डेरी सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। एक तो ये टाइम जो है लॉकडाउन का, पेंडेमिक का बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया, कई सारे गाने सामने आए और साथ ही साथ सबसे बढ़िया बात जो आपका इश्क है, हम ये कहेंगे कि आपका दूसरा इश्क है, पहला इश्क नहीं है, शायरी आपका दूसरा इश्क है। तो इश्क मैं आशिक का शायर बनाया आपने। तो इश्क मुसाफिर जो बुक है जो आजकल सबके हाथों में है और इस बुक में जो आपकी चुनिंदा कविताएं हैं, नज़में हैं, रुबाइयाँ हैं, तो बहुत लोगों को नज़में हैं बहुत पसंद आ रही है लोगों को। लेकिन सबसे पहले आपसे मैं ज़रूर ये पूछना चाहूँगी, मेरे सामने ये बुक है और मैंने बहुत कोशिश की है कि इसका हर एक शेर समझने की। ये जो आपने लिखा है, पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि इश्क मुसाफिर हर उस शख्स के लिए तोहफा है जो प्यार करना भूल गया है, जिसे ज़िंदगी ने रोबोट बना दिया है। तो इससे आपका क्या मतलब है? सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये आपने क्यों लिखा है? आज हम अगर जायजा लें, दुनिया को देखें तो हर तरफ बम है, बारूद है, नफरतें हैं, सियासत है और आदमी की जरूरतें हैं और आदमी को दौड़ा रही है जिंदगी। तो वो इस तरह दौड़ा है कि वो ये भूल गया कि मैं एक इंसान हूँ। उसे ऐसा लग रहा है कि मैं एक रोबोट हूँ और वो मशीन की तरह काम करता है, मर जाता है। और आप इस किताब को पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जिंदगी में ये जो भाग दौड़ के अलावा भी बहुत कुछ है, बल्कि मोहब्बत ही जिंदगी है। इश्क मुसाफिर में आपने कई सारी ऐसी नज़में लिखी है जो आपके तजुर्बों के हवाले से उनको मद्देनजर रखते हुए आपने लिखी है। आपने फिल्मी गाने भी बहुत लिखे हैं। हम कैसे भूल सकते हैं कि अमिताभ बच्चन ने पिंक फिल्म की आपकी वो शायरी, आपकी वो कविता बार बार हर बार पढ़ी है और आपके वालिद साहब जो है वो आपसे बिल्कुल खुश नहीं थे कि आप शायर बन गए। एक दिन घर पे बैठकर वो जब अमिताभ बच्चन साहब का शो देख रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि तनवीर गाजी साहब की कविता मेरे दिल के बहुत करीब है। तो आपके वालिद साहब की आंखों में आंसू आए थे और जब आप उन्हें देख रहे थे तो उन्होंने आपको गले लगाया था और पहली मर्तबा आपको यह एहसास हुआ था कि वाकई में आज मैं मुकम्मल हो गया। ये जो कामयाबियां जो मिल रही थी, ये कामयाबी, ये इज्जत, ये नाम, ये शोहरत, किसी के शब्द पे रंगीन पट्टियां जैसे इसी तरह का मामला था। तो मुझे एक खालीपन सा लगता था कि मेरे डैड पता नहीं, मैं वो नहीं चाहते थे कि मैं शायर बनूं और ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन वालिद साहब अगर मेरे डैडी ही खुश नहीं है तो मुझे कामयाबी अपनी अधूरी लगती।
लेकिन वो जैसे-जैसे मैं कामयाब होता जा रहा था, तो उनको जो शिकायत थी कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, इंजीनियर नहीं बन पाया, तो वो दाग धुलते जा रहे थे धीरे-धीरे और मुझे पता नहीं था। और मैं बॉम्बे रहता था, वो वहाँ अमरावती रहते थे, तो मैं गया और एक दिन हम टीवी देख रहे थे। बच्चन साहब का इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप चलते-चलते हरिवंश राय बच्चन साहब की कोई कविता सुनाते। तो बच्चन साहब ने कहा कि मैं आपको तनवीर काज़ी की कविता सुनाता हूँ। तो डैडी को बड़ा गर्व हुआ कि उनके बेटे का नाम अमिताभ बच्चन ले रहे हैं टीवी पर। तो वो बड़ा भावुक हुए और उन्होंने मुझे खड़े होके गले से लगा लिया। ये बात। भावुक हो गए, मतलब फाइनली उनको ये पता चला कि मेरे बेटे ने, मेरे साहिबजादे ने जो रास्ता चुना है ये उनके लिए सही है और बेहतर है। अगर मैं ये कहूँ कि आपको आपकी शायरी ने एक मुकम्मल इंसान बनाया और आपको जीना सिखाया, क्योंकि आप जीना छोड़ देते अगर शायरी आपकी ज़िंदगी में नहीं आती। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे, जब आपकी मोहब्बत अधूरी रह गई थी और एक नामुकम्मल सी, अधूरी सी मोहब्बत जब किसी की रहती है, उसे समझ में नहीं आता वो कहाँ जाए, किधर जाए। और लाइफ में ऐसी कुछ हलचल आपकी चल रही थी कि आप रास्ते से गुजर रहे थे, आपको लग रहा था कि अब आपको सुसाइड करना चाहिए, इस मुकाम पे आप पहुँचे थे। लेकिन अचानक से ये आकाशवाणी कहाँ से आई कि भाई नहीं, आपके पास तो अल्फाज की जादूगरी है और आप जादू करना बखूबी जानते हैं और अपने जादू से आप लोगों का दिल जीतेंगे। भले आप इश्क में नाकाम रहे हैं, लेकिन इश्क को ही आप अपना हथियार बनाएंगे और पूरी दुनिया पे छा जाएंगे और सिर्फ मोहब्बत की भाषा ही लोगों तक पहुंचाएंगे और ये कहेंगे कि भाई मोहब्बत जो है वो सिर्फ लेने का नाम नहीं है, बल्कि देने का ही नाम है। पाने का नाम नहीं है, खोने का भी नाम है। बताइए, आपके फैन सुनना चाहेंगे ये। अगर प्रैक्टिकली सोचा जाए तो मोहब्बत ने मुझे बहुत कुछ दिया है। वो नाकाम मोहब्बत की थी जिसने मुझे एक कामयाब शायर बनाया। तो मैं उससे उस नाकामी को भी अपनी कामयाबी समझता हूँ। और अगर वो मेरी लाइफ में वो वाकयात, वो हादसात न होते, वो एक रूह को तकलीफ न पहुंचती, तो शायद मैं ये शायरी जो कर रहा हूँ ये नहीं कर पाता। मैं भी दुनिया की तरफ दौड़ता रहता। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस शख्स का जिसने मुझे रिजेक्ट किया है कि मैं आज जो कुछ भी हूँ उसी की वजह से। मतलब आप समझ रहे हैं कि जिंदगी में आपको वाकई में मोहब्बत को थोड़ा अलग रुतबा देना था और लोगों को ये कहना था कि भाई अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं, सच्ची मोहब्बत, भले ही वो हमें लाइफ में ना मिले, उसको खोने से भी काफ़ी कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर और बेशतर हमारे नौजवान जो है मोहब्बत में नाकाम होते हैं, उसके बाद वो सुसाइड का सोचते हैं, अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं। आप उनके लिए भी एक रास्ता, एक जरिया बन गए, उनको ये समझाने के लिए ज़िंदगी में अगर आप कुछ खोएंगे बदले में आपको काफ़ी कुछ मिलता है, आप पाते भी है। देखिए, मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। एक मेरी नसरी नज़्म है, उसकी कुछ लाइन सुनाता हूँ आपको। हाँ। कि किसी प्यार करने के लिए उसे पाना ज़रूरी नहीं है, उससे दूर रहकर भी उससे प्यार किया जाता है। हाँ, हाँ। दूसरी चीज़ ये है शिवा जी कि आप अगर नाकाम होते हैं मोहब्बत में, तो आप एक तो रास्ता होता है कि खुद को खत्म कर लें, खुदकुशी कर लें। लेकिन आप अगर इसी को पॉजिटिवली सोचें कि आप एक लक्ष्य बना लें कि मैं ज़िंदगी में मुझे कुछ बनना है। जिस शख्स ने मुझे रिजेक्ट किया है, मैं उस मुकाम पे पहुँचूँ कि वो मुझे देखे तो वो उसे अफ़सोस हो कि मैंने गलत आदमी को इनकार किया है, उसे रिजेक्ट किया है, उसे अफ़सोस होना चाहिए। तो उसका अफ़सोस ही आपकी कामयाबी। तो आपको अफ़सोस मिला है उनकी तरफ से? उन्हें अफ़सोस था बाद में कि उन्होंने आपको रिजेक्ट किया? हाँ, मुझे कुछ सूत्रों से पता चला कि अफ़सोस हुआ है। सूत्रों से। जैसे आप वालों को चलता है, तो खैर मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। सही में आपको किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, और आपकी ये किताब भी बहुत कुछ कहती है। देखिए, किताब मैंने खोली और ये एक पन्ना खुल गया जिसमें औरत के बारे में आपने लिखा है, अभी से क्यों डर रही है लड़की, अभी से क्यों मर रही है लड़की। बहुत अच्छा है। शुरुआत में आगे भी लिखा है आपने, सहेगी यूं अत्याचार कब तक, करेगी यूं ही विचार कब तक। इसी से मिलती जुलती वो पिंक में आपकी वो कविता थी जिसमें ये कहा गया कि भाई अगर औरत नो कहती है तो नो का मतलब ना का मतलब ना ही होता है। औरत बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा रही है आपके मज़ामीन का, आपकी कविताओं का, आपकी नज़मों का, आपकी रुबाइयों का, जो भी आपकी शायरी है। औरत को लेकर आप अक्सर और बेशतर कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। औरत क्यों आपकी ज़िंदगी का और आपकी शायरी का अहम मरकज़ रही है? तो मेरे लिए मोहब्बत भी है और इज्जत भी है। ओके। औरत मेरे लिए काबिल एहतराम इसलिए है कि मुझे एक औरत ने जन्म दिया है। तो
और ये है कि औरत को अगर दुनिया से हटा दें तो ऐसा लगेगा कि जैसे किसी पेंटिंग से कलर्स हटा दिए जाएं, और इस सच्चाई को कबूल करने की बजाय दुनिया इसके अपोजिट साइड में जब जाती है तो एक शायर को तकलीफ होती है। मैं शायर की लाइन सुनाता हूँ आपको। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने इसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला फुसला, जब जी चाहा दुत्कार दिया। तो ये जो एक शायर की तकलीफ होती है वो अल्फाज में आपको उसके जज्बात अल्फाज की शक्ल में आपके सामने आ जाते हैं। आपको एक औरत ने धोखा दिया, लेकिन बावजूद उसके आप औरत को इतना आला मुकाम दे रहे हैं अपनी शायरी में, तो ये तो कमाल की बात है। आप अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल रहे हैं। मैं सबसे ज्यादा इज्जत उस औरत की करता हूँ जिसने मुझे धोखा दिया है, क्योंकि उसका धोखा मुझे धोखा नहीं था, एक तोहफा था मेरे लिए। मैं उसे एक तोहफे की तरह लेता हूँ। जी बिल्कुल सही। खैर, आपने ख्वाहिशों के बारे में भी काफ़ी कुछ कहा है। मैं जानना ज़रूर चाहूँगी कि आपने अपनी इस किताब में ख्वाहिशात के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है, आपने सपनों के बारे में लिखा है। जैसे इस बात का मैं जिक्र करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा दिल से जो है उन लोगों के लिए भी है जो लोग ज़िंदगी में सपने देखना भूल जाते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि उनका सपना पूरा नहीं हुआ, अब तो भाई उनके लिए ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, भटक जाते हैं अपने रास्ते से और सपने देखना छोड़ देते हैं। कुछ इस तरह की स्थिति में आ जाते हैं, लगता है कि भाई डिप्रेशन के शिकार हुए हैं वो। लेकिन आपने ये लिखा है कि खुद के अंदर छुपकर बैठा मन ही मन पछताएगा, सपने को जिंदा रहने दे वरना तू मर जाएगा। किस तरह की ज़हनियत थी तब आपकी जब ये लिखा? क्या अपना ही तजुर्बा ये है कि आपके साथ कुछ दूसरा कुछ पेश आया था जिसकी वजह से आपका ये कहना है कि भाई अपने सपने को मरने नहीं देना चाहिए, चाहे जिंदगी किसी भी मोड़ पर आपको कहाँ भी लेके जाए? क्या होता है शिवा जी कि अक्सर जिंदगी में ऐसे हालात आ जाते हैं, इतनी परेशानियां आ जाती हैं कि आदमी ख्वाब देखना बंद कर देता है, और वो जब ख्वाब देखना बंद कर देता है तो ये समझिए उसकी मौत वहीं पे हो जाती है। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया बहुत से लोगों को, कुछ स्ट्रगलर्स हैं, कुछ और भी जिंदगी में अलग अलग लोग जो है जिंदगी में कई परेशानियों से गुजर रहे हैं, कई चुनौतियां उनके सामने हैं, हार जाते हैं, हार का सपना देखना बंद कर देते हैं। तो मैंने उनके लिए लिखा था कि सपने को जिंदा रहने दे वरना तुम मर जाएगा। क्योंकि आपने भी तो ऐसा किया, आपने भी तो अपने सपने को जिंदा रखा। अब हम उर्दू की बात करें, क्योंकि उर्दू में आपने पीएचडी किया है, एमए भी किया है, तो उर्दू के साथ तो आपकी खासी दिलचस्पी है। और अरमान मलिक ने हाल ही में वो आपका लिखा हुआ गाना गाया जो बहुत ही पॉपुलर अभी भी है, चार्ट बस्टर है, उर्दू के ही बारे में है। हवा बनकर जो तू आए तुझे खुशबू बना दूंगा, कोई भी जुबान हो मैं तो मुझे उर्दू बना दूंगा। मेरे हिसाब से तो आपका हिंदी के प्रति ज्यादा रुझान था, तो उर्दू के प्रति रुझान कैसे आया? बाद में आपने एमए और पीएचडी भी किया उर्दू में। हाँ, मुझे उर्दू बहुत साउंड बहुत अच्छा करती थी, बड़ी मीठी जुबान लगती थी, तो उर्दू से मुझे इश्क हो गया। और उर्दू मैं उम्र के मतलब 12-13 साल बाद शायद मैंने उर्दू सीखी, शायरी पहले शुरू की, बाद में उर्दू। तनवीर गाजी साहब, आपके साथ ये शायराना गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन फिल वक्त लेना पड़ेगा हमें एक छोटा सा ब्रेक। हम आप सभी से भी मिलेंगे और तनवीर साहब आपसे भी मिलेंगे राइट आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। छोटे से अंतराल के बाद आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है आप ही के चेते प्रोग्राम दिल से लाइव में, जिसमें होता है दिल से दिल का राब्ता, कई बातों का खुलासा। और सैटरडे स्पेशल में जब कोई हस्ती हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होती है तो अपने दिल के भेद वो खोल देते हैं, अपने दिल के राज हमारे सामने रखते हैं। और ये शख्सियत अलग अलग क्षेत्रों से ताल्लुक़ रखती हैं। और आज की जो शख्सियत हमारे साथ में वे गुफ्तगू है दिल से लाइव में, वो है हिंदुस्तानी सिनेमा का जाना माना नाम तनवीर गाजी साहब। अदब की तो कई सारी बातें हो गई और आप की ये किताब इश्क मुसाफिर सब लोग पसंद कर रहे हैं। इनफैक्ट यंगस्टर्स के लिए तो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय साबित हो रही है। यंगस्टर्स, यस, मैंने देखा आपके पोस्ट हर जगह और यंगस्टर्स किताब हाथ में लेके पढ़ रहे हैं। वैसे भी तो बहुत ज़्यादा दीवाने हैं वो आपके क्योंकि हर एक नौजवान के लिए आप वो दिल से लिखते हैं। आप ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं जिससे हर कोई कनेक्ट हो। इनफैक्ट आपको साहिल लुधियानवी साहब भी बहुत पसंद है और साहिल लुधियानवी साहब भी उन शायर हजरात में हैं जो ऐसी बात कहते थे जो लोग के दिल को छुए। ऐसा लगता था कि भाई मेरी ही बात है, जैसे मेरे ही दिल से निकले हुए अल्फाज है।
आपका जादू सर चढ़ के बोल रहा है वो अच्छी बात है। फिल्मों की बात करें, जैसे फिल्मों की तरफ आप गामजन हो गए, कई सारी फिल्में आपकी, हेट स्टोरी 2 है, और अक्टूबर फिल्म की हम बात करें तो और भी कई सारी फिल्में हैं। आपको पर्सनली किस फिल्म का गाना सबसे ज्यादा अच्छा लगा लिखना और आपके बहुत दिल के करीब है, मतलब जिसमें एक शायर को, एक नगमेनिगार को, गीतकार को कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा? किसी एक पर्टिकुलर गाने को कहना मेरे ख्याल से दूसरे गानों के साथ नाइंसाफी। और मैं आमतौर पे जो बॉलीवुड में मैं काम करता हूँ तो वो, हालांकि यहाँ पे बड़े दायरे हैं, बड़ी जंजीरें आपके पाँव में है और आपको तेज दौड़ना है, ये कैफियत होती है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ बेहतर काम हो गानों में भी, कुछ शायरी आ जाए और बहुत मुश्किल भी ना हो, आसान लफ्ज हो और थोड़ा बेहतर काम हो जाए। बहुत ज्यादा गाना कामयाब हो उससे मैं कुछ ज्यादा मैं ये सोचता हूँ कि गाना अच्छा बने और आम लोगों को पसंद आता है, मेरे लिए फायदे की बात। किसी मेरे पसंदीदा गाने की बात मैं नहीं कह सकता। फिल्म पिंक का एक गाना मुझे बहुत पसंद है, कारी कारी रहना। द हिट स्टोरी 2 का मेरा गाना था, कभी आईने पे लिखा तुझे तो। कभी आईने पे लिखा तुझे। फिल्मों में भी जो गाने आपको मिले हैं, कोई ना कोई मुद्दा रहता है, तब तनवीर गाजी को याद किया जाता है। आपको नहीं लगता कि आप बहुत सिलेक्टिव भी है, आप ज्यादा ऑफर्स एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं? आपको जहाँ लगता है यहाँ शायरी की बात आनी चाहिए तब आप वो गाने एक्सेप्ट कर लेते हैं? मुझे याद इसलिए करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि तनवीर गाजी उनके मुद्दों के साथ इंसाफ करेगा, इसलिए मुझे याद करते हैं। इसका जहाँ तक ताल्लुक है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा चूजी हूँ, लेकिन मैं फिर भी बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाता हूँ। थोड़ा सा मैं ठहराव के साथ काम करना पसंद करता हूँ। तो मुझे लगता है कि भाई इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ इस प्रोजेक्ट में, तो मैं वही करता हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि मेंटालिटी मैच नहीं हो रही तो मैं वो नहीं करता। तो मैं बहुत रिलैक्सेशन के साथ काम करता हूँ और वही काम अच्छा भी होता है। वेरी इम्प्रेसिव। इनफैक्ट जब आप ठहराव के साथ लाइफ में चलते हैं तो आप लंबी पारी खेल लेते हैं। ये तो हमारे सामने एग्जाम्पल्स भी है हिंदुस्तानी सिनेमा में, जिन्होंने ठहराव के साथ काम किया है, उन्होंने लंबी पारी खेली है और कामयाब तरीन शख्सियत बने हैं। इंटरनेशनल टूर्स की हम बात करें तो कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा आपको सम्मान मिला है? एक बात मैं आपको बताऊं कि मुझे जब किसी ने कहा था कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी बुलाया जा सकता है, एक पासपोर्ट बना लीजिए, कई साल पहले, 15-20 साल पहले मैंने पासपोर्ट बनाया था। वो 10 साल हुआ और उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई और कहीं गया ही नहीं बाहर। फिर और उसको रिन्यू किया तो उसके बाद कोई मेरे ख्याल से एक ही साल में उस पर कई स्टैम्प लग गए, आर्टिस्ट स्टैम्प। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में मैंने परफॉर्म किया एज ए पोएट, साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया और अमेरिका में और दुबई, अबू धाबी वगैरह कई मुल्कों में किया। और 2020 में मैं आपको बता दूं कि इस साल मुझे वहाँ पे के जो एक अवार्ड होता है, फीफा इंटरनेशनल अवार्ड, ये वहाँ के पार्लियामेंट हाउस में, ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामेंट हाउस में मुझे अवार्ड दिया गया। और ये अवार्ड कई साल पहले सुनील दत्त और नरगिस साहब को उन लोगों ने दिया था। तो 2020 में मुझे ये अवार्ड मिला। That is superb, that's superb. मेरे रूह करेगी फरियाद। देखिए तनवीर साहब, आपकी फिल्मों के नगमे तो सर चढ़ के बोलते ही है। चूंकि हमारे साथ रूबरू है, हम चाहते हैं आप अपनी फेवरेट कविता हमारे व्यूअर्स तक भी पहुंचाएं। यकीनन वो कविता मेरी जिंदगी के दिल के करीब है, वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई नज़्म मेरी लाइफ। तो मैं उसकी कुछ लाइन सुनाता हूँ। उससे पहले मैं अपनी जो मेरी किताब आई है इश्क मुसाफिर, उससे कुछ शायरी सुना देता हूँ, 2-4 लाइन। जरूर जरूर इरशाद। किताब मेरे हाथ में इस वक्त आप देख सकती हैं, फ्रंट पेज है। नहीं, आपके हाथ में भी, मेरे हाथ में भी है, आप देख सकते हैं। जी जी। मैं भी आपकी अदना सी फैन हूँ। जी। तो इसे आप अमेज़न से हासिल कर सकते हैं, जो दर्शक देख रहे हैं। मैं इससे कुछ लाइंस आपको सुना देता हूँ। ज़माने बाद मिली हो तो आओ रोले हम, ज़माने बाद मिली हो तो आओ रोले हम, इन आंसुओं से जुदाई के जख्म धुले हम। ज़माने बाद मिली हो तो आओ रोले हम, इन आंसुओं से जुदाई के जख्म धुले हम। अब उसके रेशमी आंचल को क्या खराब करें, अब उसके रेशमी आंचल को क्या खराब करें, अकेले ही किसी कोने में जाके रोले हैं। क्या बात। ज़माने बाद। बहुत शुक्रिया। तो ये है। और इसी किताब से एक बड़ी मशहूर गजल है मेरी, वो भी सुना देता हूँ कि उसकी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, उसको हालांकि मेरे प्यार पे शक आज भी है। नाव में बैठ के धोए थे कभी हाथ उसने, सारे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। ये एक मेरी बड़ी मशहूर गजल है। लेकिन इस किताब में बहुत ज्यादा अंतर जो है तो ये है नई शायरी, बिल्कुल आप
सुनने को मिलेगी। जी। अब मैं वो कविता सुना देता हूँ जिसका आपने हुक्म दिया कि तू खुद की खोज में निकल, किस लिए हताश, चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, खुद की खोज में निकल, इसलिए हताश। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, कि पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, खुद की खोज में, इसलिए हताश। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है, तू आरती की लो नहीं जो क्रोध की मिसाल है, चुनर उड़ा के ध्वज बना गगन भी कब कपाएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा, खुद की खोज में निकल। तो किस लिए हताश है? क्या बात, क्या बात, सो लवली, सो लवली। शिवा जी के ट्विटर पे एक लड़की ने लिखा कि मैं खुदकुशी करने जा रही थी, आपकी लाइन सुनी और मैंने इरादा बदल दिया। क्या तो मेरे नजदीक तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा अवार्ड वही है कि उसने अब मरने का इरादा तो नहीं किया। देखिए, आपकी कविताएं जो है, आपकी नज़्में गज़लें जो है, आपकी शायरी जो है वो किसी का जीवन सुधार सकती है, किसी के जीवन में असफलता का नाम हटा सकती है, किसी की सफलता की तरफ उसका ध्यान केंद्रित कर सकता है। तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, और किसी को बेहतर इंसान बना सकता है, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो अवार्ड तो आपने लाइफ में हासिल कर ही लिया है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको इसी तरह से कई सारे एजाज़ात से और नवाजा जाए, आप इसी तरह से बेहतरीन शायरी कहते जाइए। अब तो मुझे लगता है आपको ज़िंदगी में किसी और से इश्क हो ना हो, लेकिन आपसे दुनिया इश्क करती है और आप इश्क से ही इश्क करते हैं, और क्या चाहिए। मैं अपने चाहने वालों से इश्क करता हूँ, अपनी शायरी से इश्क करता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। आप दिल से प्रोग्राम में बहुत आए अच्छा और लगा इसकी मुझे जीनत आपके बन साथ गए। करके, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा, एक बार फिर आप हमारे इस प्रोग्राम की जीनत बन गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक्स अ लॉट। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और इश्क मुसाफिर जो है वो आपके लिए बाइस से फख्र साबित हो। आइंदा भी आप इसी तरह की किताबें लिखते रहे, उसकी हम कामना करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। टेक केयर, खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको तनवीर गाजी के साथ बेहद पसंद आ गया होगा। हमारी जो मुलाकात तनवीर गाजी साहब के साथ हुई और आपकी भी मुलाकात हमने उनसे करा दी। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कई सारे हमारे दोस्त, अहबाब, हमारे चाहने वाले इस वक्त अपनी ज़िंदगी को समेट रहे होंगे, और तनवीर गाजी की बातों, उनकी शायरी से उनको ये लगा होगा, महसूस हुआ होगा कि भाई हम बेकार में ज़िंदगी से हताश है। ज़िंदगी ने हमारे लिए काफ़ी कुछ अच्छा और बेहतर रखा हुआ है, हम बेवजह जहन में खुराफात रखते हुए ज़िंदगी को जीना छोड़ देते हैं। ज़िंदगी खुद एक सबक है और इसे जीते जीते हम इसे कामयाब बना सकते हैं और अपनी ज़िंदगी का ख़जाना जो है ज़िंदा रहना उसे प्राप्त कर सकते हैं। फ़िलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। यू गाइस टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी हैप्पी ऑलवेज, क्योंकि मुस्कुराते चढ़े सुपर ऑसम लगते हैं। अगले सैटरडे स्पेशल में एक नए मेहमान से आपको रूबरू करवाएंगे और आपके अंदर और भी पॉजिटिविटी जगाने की कोशिश करेंगे। टिल देन बी हैप्पी ऑलवेज। सायोनारा, मिलूंगी मैं कल नए अवतार में। टेक केयर, बाय बाय।